हेलो यार, वेलकम टू द ग्रीन पिस्टन। और फिलहाल मैं राइड कर रहा हूँ RS 200 जो कि अपना BS6 मॉडल फ़िलहाल मैं राइड कर रहा हूँ। और अराउंड 8000 किलोमीटर इस बाइक को राइड किया जा चुका है। आज इस बाइक का रिव्यू करने वाला हूँ मैं कि चलने में कैसी है RS 200। और मैं ये बता देता हूँ वीडियो के स्टार्ट में कि जो RS 200 BS6 है एंड जो BS7 है वो दोनों ही बाइक है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही दिखने वाली है। बस जो थोड़ा चेंज नज़र आता है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कि उसमें गियर इंडिकेटर दिया गया है। अदरवाइज जो हार्डवेयर है, जो इंजन वगैरह उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है। तो अगर आप BS7 भी खरीदने वाले हैं तो ये रिव्यू आपके लिए भी होने वाला है। मतलब दोनों ही बाइकें सेम ही परफॉर्म करती हैं। तो यहाँ सबसे पहले ये जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ मोस्टली इंजन से रिलेटेड अगर हम लोग बात करते हैं तो बाइक का इंजन अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन सीधे तौर पर मैं इनिशियली आपको बता देता हूँ कि अगर आपने RS 200 BS3 या फिर BS4 राइड की हुई है तो डेफिनेटली आपको पावर के अंदर डिक्रीज़ फील होने वाला है, क्योंकि जो BS6 है एंड जो BS7 है दोनों ही बाइक आपको कम पावर प्रोवाइड करेंगी और वो फील होगा आपको। ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हाँ चलो पावर के अंदर रिडक्शन हुआ है, लेकिन जब आप इन दोनों को राइड करेंगे यानी BS3 BS4 अगर आपने राइड की हुई है तो आपको फील होगा कि वो वाला दम यहाँ पर बाइक में नहीं है। स्पेशली अगर हम लोग इंजन की तरफ देखते हैं तो 200 सीसी का इंजन है, सेम इंजन जो BS3 के अंदर दिया गया था एंड यही सेम इंजन अपने को दिखाई देता है KTM RC 200 के अंदर भी, ड्यूक 200 के अंदर भी। लेकिन जो फील है वो आपको थोड़ा डिफरेंट आने वाला है इस बाइक को राइड करते हुए, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है वो डेफिनेटली KTM से आपको थोड़ा कम नज़र आएगा। उसके दो रीज़न है। पहली चीज़ जो कंप्रेशन रेशो है वो चेंज है दोनों ही बाइक का, एंड जो इस बाइक का वेट है वो RC 200 के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप सोच रहे हैं कि सिमिलर फील आएगा इंजन से तो काफ़ी हद तक सिमिलर आएगा, लेकिन एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है, डिफरेंट है, जबकि इंजन सेम ही दोनों बाइक में यूज़ किया गया है। अगर इसके इंजन की बात करते हैं तो इंजन यार देखो आपको स्मूथ फील होगा, चलाते हुए काफ़ी लाइट फील होती है बाइक। लेकिन एक चीज़ है कि इसके कुछ सर्टेन RPM है जहाँ पर बाइक आपको वाइब्रेट करते हुए भी फील होगी। स्पेशली अगर आप बाइक को 60 की अराउंड राइड करते हैं अगर आप 6 गियर में हैं तो वाइब्रेशन वगैरह फील करने पड़ते हैं, एंड यही हायर RPM पर भी होता है। अब ये चीज़ नहीं है कि अगर हम लोग देखते हैं कि भैया 60 की स्पीड पे 6 गियर में राइड करोगे तो वाइब्रेशन होगी। मैं ये बता देता हूँ बाइक बहुत ही क्लीनली पुल करती है। ऐसा नहीं है कि कुछ जर्क वगैरह आता है और आपको फील भी नहीं होगा कि इंजन की परफॉर्मेंस वगैरह कुछ रिड्यूस हो रही है। बहुत आराम से आप 60 की स्पीड पे 6 गियर में इस बाइक को राइड कर सकते हो, कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, जो वाइब्रेशन के जैसे अगर हम लोग बात करते हैं 4000 RPM पर है अभी बाइक, तो इस टाइम पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है। हल्के बहुत वाइब्रेशन है, ऐसे नहीं है, वो सिर्फ आपको फुट पैक पे फील होने वाले हैं। हैंडल बार वगैरह पे आपको बहुत हल्का बज़ ही फील होगा, ऐसे नहीं कि पूरी बाइक वाइब्रेट करती है, हल्का वाइब्रेशन है। एंड जैसे कि 8000 किलोमीटर हो चुके हैं इस बाइक को, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो चेंज वगैरह मैं बताता हूँ आपको। बाइक का देखो जो गियर सिस्टम है बहुत स्मूथली काम करता है, अभी भी बहुत स्मूथली काम कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं टाइम के हिसाब से, जैसे जैसे इसका जो चेन सेट है वो थोड़ा लूज़ होगा या पुराना होगा, या फिर अगर गंदा भी है तो आपको गियर के अंदर प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो उसका चेन सेट है वो अच्छा काम करता है और चेन बहुत ही कम लूज़ होती है। बहुत अमेजिंग सी बात है इस बाइक के बारे में, चेन लूज़ ही नहीं होती, आपको टाइट कराने की जरूरत नहीं है। इवन अगर आप 5000 किलोमीटर भी इस बाइक को राइड कर लेते हैं तो भी आपको चेन को टाइट करवाने की ज़रूरत फील नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, ल्यूब करना पड़ेगा एंड साथ में यार क्लीन करवाना बहुत ज़रूरी है। हर सर्विस पे तो आपको क्लीन करवानी ही पड़ेगी, लेकिन आपको सर्विस के बीच में भी 2000 एंड 3000 के बीच में इसकी चेन को क्लीन करवाना पड़ेगा। और अगर हम लोग बात करते हैं ट्रैफिक में राइड करने को लेकर तो भाई सही चलती है। ऐसा नहीं है कि हैवी है तो कट लेने में आपको कोई परेशानी होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और काफ़ी हैंडी फील होने वाली है आपको। जैसे कि राइडिंग पोस्चर की अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो राइडिंग पोस्चर तो बढ़िया है इस बाइक का। तो ट्रैफिक में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्मूथली पुल हो जाती है। लेकिन एक चीज़ जो आपको एकदम फील होने वाली है इस बाइक से कॉर्नरिंग करते हुए या हाई स्पीड पर, वो है इस बाइक के टायर ग्रिप। भाई टायर मैं कहूँगा बजाज को चेंज करने चाहिए, क्योंकि इसके जो टायर का फीडबैक है इस बाइक के हिसाब से बिल्कुल ही सही नहीं है। स्पेशली अगर मैं रियर टायर की बात करता हूँ तो रियर टायर तो भाई बिल्कुल भी आपको, स्पेशली अगर विंटर डेज़ की बात की जाए, मैं दिल्ली में हूँ, यहाँ विंटर है, तो जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे जाएगा फिर आपको फील होगा कि टायर की तरफ से जो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है।
अगर आप इस बाइक को 7000 से ऊपर राइड करते हैं, अभी टॉप गियर में बाइक मतलब 6 गियर में 7000 से ऊपर जब आप जाएंगे तो वो जो बज़ है ना, वो आपको इंजन के पास फील नहीं होगा। उस टाइम पे जो बज़ है वो आपको हैंडल के पास ज़्यादा फील होने वाला है। तो ये अगर मैं कहूँगा कि बिल्कुल क्लीन है, वाइब्रेशन फील नहीं होती, तो गलत है। जो बज़ है, वाइब्रेशन तो आपको फील करने पड़ेंगे, कभी वो फुट पैक पे होंगे एंड वो कभी हैंडल बार पे आपको फील होने वाले हैं। तो डिफरेंट कंडीशन में आपको डिफरेंट जगह पे वाइब्रेशन फील होंगे। एंड मैं टायर की बात कर रहा था, बिल्कुल भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं है टायर का, स्पेशली अगर विंटर की बात की जाए। तो ये समझ लो कि अगर आप RS 200 को परचेज़ करते हो ना, तो ये मस्ट रिकमेंडेड है कि आपने भाई परचेज़ करने के तुरंत बाद ही इसका टायर तो चेंज करवाना पड़ेगा। अगर आप हार्ड कोर राइडिंग करना पसंद करते हो, कॉर्नरिंग वगैरह करना पसंद करते हो, या फिर अगर आप हिली एरियाज़ में जाते हो, क्योंकि इस बाइक के टायर का जो फीडबैक है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको वो जैसे ही आप राइड करेंगे हाई स्पीड पे तो फील होगा। साथ ही अगर मैं बात करता हूँ ब्रेक के बारे में, ब्रेक बढ़िया काम करते हैं बाइक के, बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है, ब्रेकिंग रेस्पॉन्स बाइक का बहुत अच्छी तरीके से रुकती है। एंड मैं ये बता देता हूँ कि इन टायर्स के साथ भी ब्रेकिंग रेस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर टायर चेंज करवा दिए जाएँ तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि जो फीडबैक है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। स्पेशली आपको जो रियर टायर है उसको तो चेंज करवाना ही पड़ेगा। मैं अभी स्टॉक टायर के साथ में जो MRF पे टायर आते हैं RS 200 के साथ में, उन टायर्स के साथ में इस बाइक को राइड कर रहा हूँ। जितनी भी डिटेल ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड करवाता है वो आपको क्लियरली विजिबल है, नज़र आती है। धूप है, चाहे कितनी भी सनलाइट है इस पर नज़र आएगी, चाहे वो एक बार को कैमरा में नज़र ना आए। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसका जो फ्यूल गॉज है उसके अंदर परेशानी है, क्योंकि इसके जो बार हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी कभी 2 बार का भी जंप कर जाता है। ये ऐसा होता है कि इस बाइक में 2 बार दिखाएगा, कुछ टाइम के बाद में रिजल्ट शो कर देगा, उसके बाद में वापस से 2 बार शो कर देगा। तो आप रिलाय नहीं कर सकते, स्पेशली जब पेट्रोल एंड होने वाला होता है बाइक के अंदर। आपको अपने अंदाजे से ही चलना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल अंदाज़ा ही लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। जब इसके अंदर 2 पॉइंट रह जाते हैं फ्यूल गॉज में तो फिर कहा नहीं जा सकता कि बाइक रिजर्व के कितना करीब है, कब रिजर्व लगने वाला है। अदरवाइज़ अगर मैं देखता हूँ मिरर की तरफ, देखो ये एक चीज़ है कि RS 200 के अंदर स्टार्ट से यही मिरर आ रहे हैं और कंपनी ने चेंज नहीं किए, लेकिन इनकी जो विजिबिलिटी है वो पुअर है, पीछे बहुत क्लियर व्यू नहीं देते हैं ये एग्जैक्टली। और दूसरा, इनको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, एक पोजीशन में नहीं रहता है। अगर आप बाइक को हाई स्पीड पर राइड करने लगोगे तो हिल जाते हैं अपनी पोजीशन से, तो बार बार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इन RVM को। बाइक 200 सीसी सेगमेंट की होने के बावजूद भी जो माइलेज है वो इजीली आपको सिटी के अंदर भी 30+ मिलेगा। अगर आप हाईवे पे राइड करते हैं तो 35+ मिल जाएगा। और अगर आप सुकून से राइड करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता RS 200 लेके कोई करने वाला है, अगर आप 80 के अराउंड राइड करेंगे, 70 से 80 के बीच में हाईवे पर, तो ये बाइक आपको अराउंड 40 का माइलेज भी प्रोवाइड करवा सकती है। लेकिन अगर आप नॉर्मल राइड करते हैं, 90-100 के आसपास राइड करते हैं हाईवे के ऊपर, तो 36-37 का माइलेज आराम से देने वाली है बाइक। क्लच से अगर बात की जाए तो लीवर जो इसके हैं काफ़ी ज़्यादा दूर है। अगर आप देखेंगे तो रीच काफ़ी दूर है इनकी, स्पेशली आपको क्लच लीवर के अंदर ऑपरेट करते हुए परेशानी होने वाली है। अगर आपकी हाइट 5-6 या उससे नीचे है तो आपको ये चीज़ फील होगी कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करना पड़ रहा है क्लच को पुल करने के लिए। तो क्लच को पुल करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। और ये चीज़ आप ज़रूर जब टेस्ट राइड वगैरह लोगे या शोरूम के अंदर जाके पहले चेक कर लेना। हाँ, इस प्रॉब्लम को आफ्टर मार्केट लीवर लगा के सॉल्व किया जा सकता है जो एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन इस बाइक के अंदर परेशानी होती है अगर आपके जो हाथ हैं वो थोड़े छोटे हैं या फिर आपकी जो रीच है फिंगर्स की वो थोड़ी कम है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि मैं ये कहूँगा जितनी भी बाइक मैंने राइड की है उनमें सबसे दूर जो क्लच है वो इसी बाइक का है। और क्लच की अगर हम लोग बात करते हैं, ओवरऑल काफ़ी लाइट फील है, ऑपरेट करने में काफ़ी लाइट फील होता है, गियर सिस्टम काफ़ी अच्छा है। तो कुछ एक चीज़ों को अगर मैं इग्नोर कर दूं, जैसे कि हल्का बहुत वाइब्रेशन एंड जो इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर अपने को फ्यूल गॉज का थोड़ा सा एरर नज़र आता है, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड जो इसका RVM है उसका जो व्यू है उसको अगर इग्नोर कर दिया जाए तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी सही बाइक है एंड आप एन्जॉय करोगे। एज सच आपको कोई परेशानी नहीं फेस करनी पड़ेगी। लेकिन वो चीज़ जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगर आपने BS3 या BS4 को राइड किया हुआ है तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर पावर कम ही फील होगी। तो उस माइंडसेट के साथ में मत इसको परचेज़ करना कि उतना पावर ये बाइक प्रोवाइड करने वाली है या KTM जितनी। अभी भी जो BS6 KTM है उससे लो पावर है इस बाइक के अंदर। टॉप स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ 148 ही ये देगी, जो इसका RPM लिमिटर 148 पे हिट करता है। उससे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत भी नहीं है। BS7 की अगर बात की जाए तो उसमें भी थोड़ा बहुत अगर हम लोग एरर वगैरह को एडजस्ट करेंगे तो इतनी ही टॉप स्पीड प्रोवाइड करती है। बाइक की अगर हैंडलिंग की बात की जाए तो स्मूथ फील होती है। इवन ट्रैफिक कॉर्नरिंग करना चाहते हो आराम से कर सकते हो, लेकिन अगेन वो टायर वाला मसला याद रखना है अपने को।
तो बाकी सारी जो चीज़ें हैं मैं कहूँगा कि ओवरऑल बाइक के अंदर बढ़िया है। राइडिंग पोस्चर अच्छा है, ट्रैफिक के अंदर आप आराम से ग्लाइड करते हुए जा सकते हो एंड थकान नहीं होती है। जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको स्टिफर साइड पे नज़र आएगा, हार्ड है सस्पेंशन सेटअप। तो अगर आप देखते हो हार्ड सस्पेंशन सेटअप के साथ में स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। थोड़ा सा आप सॉफ्ट भी करवा सकते हो, थोड़ा लो करवा सकते हो उसको। अगर आप लो करवाते हैं तो ओवरऑल भी इस बाइक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो, अगर आप सोलो राइड कर रहे हैं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप प्लेन के साथ में राइड करेंगे तो बाइक नीचे कहीं कहीं पर हिट होगी बैड रोड पैचेस पर, या फिर अगर कोई हाई ब्रेकर वगैरह आ जाता है उसको क्रॉस करते हुए आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा हार्ड हिट नहीं होती है, लेकिन हाँ वो एनोइंग है, क्योंकि जब वो नीचे टकराती है तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नीचे कुछ डैमेज ना हो जाए। आपका अगर RS 200 से रिलेटेड कोई भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपकी बाइक पे अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आती है तो वो आप शेयर भी कर सकते हो दूसरे लोगों के साथ में कि आपकी RS 200 क्या स्मूथली परफॉर्म करती है या फिर उसके अंदर कोई परेशानियां हैं, तो वो सारी चीज़ें आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और चीज़ के बारे में बात करते हुए।